Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी ने फिर से बिना सोचे समझे या सच्चाई जाने एक और गलत मूव उठा लिया था। उसने अपने जेलेसी के चलते सॉन्गलैंग और म्याम्या की एक वीडियो पूरे पार्टी हॉल में प्ले कर दी थी, जिसे देखकर म्याम्या और सॉन्गलैंग दोनों का भी सिर शर्म से नीचे झुक चुका था। वही विंग को वांगजी की इस हरकत पे हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो वांगजी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी शुयांग उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो चुका था। पर जब शुयांग ने देखा कि उसके बीच में होते हुए भी विंग की आंखों में जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, उसने बिना सोचे समझे विंग को कुछ और गलत करने से रोकने के लिए विंग पर हाथ उठा दिया था, जिसे सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन संभाल रहे थे। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैंग दोनों भी शुयांग की तरफ गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इन चारों के लिए विंग बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था और अगर विंग को कोई भी हर्ट करे तो शुयांग, सॉन्गलैंग, शाओ शिनचैन और म्याम्या इन चारों को गुस्सा आना आम बात थी। और यहाँ तो शुयांग ने ही विंग को हर्ट किया था, तो शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग और म्याम्या को गुस्सा आना भी लाजमी था। ऊपर से विंग अभी इंजर्ड था। उसने उस वीडियो को देखकर अपने आप को ही इंजर्ड कर लिया था, पर विंग उस पर ना शुयांग के थप्पड़ का असर हुआ था, ना ही खुद के इंजरी का। वो अभी भी वांगजी की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। भले ही सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन दोनों भी उसे होल्ड किए हुए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग उसका गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था। शुयांग जब देखता है कि अभी भी विंग की आंखों में उतना ही गुस्सा है और वो उतने ही गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा है, वो तुरंत विंग और वांगजी के बीच में आ जाता है और विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। विंग अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके एक साइड को सॉन्गलैंग और दूसरे साइड को शुयांग बैठा हुआ था, शाओ शिनचैन बैठा हुआ था। शाओ शिनचैन जब देखता है कि शुयांग विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है, तब शाओ शिनचैन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत विंग को छोड़ देता है और शुयांग और विंग के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो सॉन्गलैंग की तरफ शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, अल्फा, आपकी हिम्मत कैसे हुई विंग पर हाथ उठाने की। शुयांग ऑलरेडी जानता था कि सॉन्गलैंग और शाओ शिनचैन का कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्स होगा, इसीलिए वो बहुत कामली शाओ शिनचैन को हैंडल करते हुए कहता है, शिनचैन, विंग को संभालो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इससे पहले कि वो और कोई गलत कदम उठा ले, उसे शांत करो। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी ये बातें थोड़ा लो वॉइस में कर रहे थे। मतलब शिनचैन ने तो चिल्लाया ही था शुयांग पर शुयांग शाओ शिनचैन को कामली समझाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए शाओ शिनचैन की बातें उस पार्टी हॉल में हर किसी ने सुनी थी, पर शुयांग की बातें बहुत कम लोगों के कानों तक पहुंची थी, जिसमें ऑब्वियसली विंग नहीं आता था, क्योंकि विंग अभी भी अपने गुस्से में था। विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वो सॉन्गलैंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है, क्योंकि सॉन्गलैंग ने विंग को होल्ड करके रखा था। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, या यूँ कहा जाए वो आर्ग्यू कर रहे थे। तब तक विंग वांगजी के सामने पहुंच चुका था। दूसरे ही पल उस पार्टी हॉल में एक स्ट्रॉन्ग स्लैप की आवाज़ आई थी और वांगजी अपना एक गाल पकड़ के नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था। अब जाकर सबका ध्यान विंग और वांगजी पर गया था, और जिसे देखकर सॉन्गलैंग, शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम्या, इन चारों के अलावा पूरा पार्टी हॉल भी शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग के एक ही थप्पड़ ने वांगजी की पूरी दुनिया को घुमा दिया था। इनफैक्ट वांगजी का माउथ ब्लीडिंग करने लगा था और जिसे देखकर वांगशियान लगभग रोने लगा था, पर विंग उसका बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं था। वो अभी भी वांगजी की तरफ अपनी उन्हीं गुस्से वाली आंखों से देख रहा था। विंग नीचे वांगजी की लेवल में झुकता है और वांगजी के कॉलर को पकड़ता है।
वांगजी आज विंग को अपने पास महसूस करके ये समझ सकता था कि विंग का ऑरा कितना ज़्यादा खतरनाक है, विंग कितना ज़्यादा अग्रेसिव और डेंजरस हो सकता है। विंग के फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे पूरे पार्टी हॉल को कवर कर रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं हर कोई विंग का गुस्सा समझ पा रहा था। विंग ने वांगजी के कॉलर को अच्छी टाइट तरीके से ग्रैब किया और वांगजी को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करते हुए कहा, तुमसे कहा था ना मैंने लान वांगजी, मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। तुम्हें मेरी सिंपल भाषा समझ में क्यों नहीं आती? जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम अब सुधर जाओगे, नहीं तुम तब सुधर जाओगे, तब तुम मुझे बिल्कुल गलत साबित कर ही देते हो। तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात कब घुसेगी कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी जज नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, इतना बुरा कि किसी की जान जा सकती है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इवन इन गलत फहमियों की वजह से और गलत जजमेंट्स की वजह से तुम खुद अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर चुके हो, तुम मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हो, अपने बच्चे की तुम जान लेना चाहते थे, मुझे ऑलमोस्ट मौत के घाट उतार चुके थे तुम, फिर भी तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? तुम्हारी हरकतें सुधरने का नाम नहीं लेती और जिसका अंजाम हर बार मुझे भुगतना पड़ता है। पर इस बार नहीं लान वांगजी, मैं हर बार तुम्हारी वजह से खुद की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में गिरता आया हूँ, पर मैं अपने दोस्तों को इस बार दुनिया की नज़रों में नहीं गिरने दूंगा। उनका सर मेरी वजह से झुके ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। तुम सच जानना चाहते हो ना? ठीक है, तुम्हें दिखाता हूँ ना मैं सच। इतना बोलकर विंग वांगजी की कॉलर को एक झटके से छोड़ देता है और वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। करीबन 2 मिनट बाद ही विंग नीचे आया था। उसके हाथ में एक एनवलप था। वो जाकर सीधा वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है, जो अभी अपने पैरों पर खुद खड़ा हो चुका था। विंग उस एनवलप को वांगजी के सामने ही ओपन करता है और उसमें से 2 सर्टिफिकेट बाहर निकलता है और उन दोनों सर्टिफिकेट्स को वांगजी के सामने ही ओपन करता है। वो सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट से, जिस पर क्लियरली उन दोनों अल्फा और ओमेगा का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी खुद शॉक हो चुका था, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स म्याम्या और सोंगलैंग का वेडिंग सर्टिफिकेट था। जैसे ही वांगजी ने ये देखा, वो टोटली शॉक हो चुका था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने पूरे पार्टी हॉल में उस सर्टिफिकेट को शो करते हुए कहा, म्याम्या और सोंगलैंग वेडेड अल्फा और ओमेगा है, वो भी आज से नहीं, करीबन पिछले 3 सालों से। इसीलिए ये वीडियो किसी भी तरह से उन दोनों को गिल्टी साबित नहीं करता। इवन वो दोनों जो भी कर रहे थे वो उनकी प्राइवेसी थी, जिसे लान वांगजी ने बड़ी होशियारी से ब्रेक किया। और रही बात सोंगलैंग को मैं अपना अल्फा क्यों कहता था, तो इसका रीज़न ये है कि वांगजी, इनफैक्ट सो कॉल्ड लान वांगजी को अचानक अपने बेटे की सच्चाई जानकर उस पर प्यार आ चुका था और मुझे लान वांगजी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि वो पहले भी अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश कर चुका था। यही रीज़न था कि मैं वांगशियान को प्रोटेक्ट करने के लिए सोंगलैंग को यहाँ लाया था और उसे अपना अल्फा बनाकर पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा था, ताकि वांगशियान को उसकी कंप्लीट फैमिली मिल जाए और वो वांगजी से दूर हो जाए। मुझे वांगशियान को लेकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि मैं सोंगलैंग को इन चीज़ों के बीच में घसीट लाया।
पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसका बेटा भी इसके जैसे ही निकला। उसने भी मुझे नहीं इसे चुना, इसीलिए मैंने सॉन्गलैंग को वापस भेज दिया और इसके बेटे को इसे सौंप दिया। थोड़े दिन नज़र रखने के बाद वांगशियान पर जब मुझे ये मेक श्योर हो गया कि ये अपने बच्चे से प्यार करता है, तब मैंने इसे और इसके बच्चे को दोनों को भी जीने के लिए ज़िंदगी दे दी और इन दोनों की लाइफ से दूर हो गया। पर फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हो, हर बार मुझे, कभी मेरे अपनों को हर्ट करते हो। तुम जो चाहते थे वो मैंने तुम्हें सौंप दिया ना, दे दिया ना तुम्हें तुम्हारा बेटा, और तुम मुझसे चाहते क्या हो? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दोनों दोस्तों की नज़रें झुकी हुई थी। बिना सच्चाई जाने तुमने उन्हें पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। किस लिए? क्योंकि तुम मुझे दिखाना चाहते थे कि मेरा अल्फा मेरी दोस्त के साथ चीट कर रहा है। विंग की आंखों में वो गुस्सा, उसके झूठ के पीछे की वजह हर कोई समझ सकता था, क्योंकि हर ओमेगा फादर अपने बेटे के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव रहता है। इसीलिए विंग ने अगर वांगशियान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक झूठ बोल दिया तो वो गलत नहीं था। खासकर ये झूठ इन पांचों में ही डिसाइड हुआ था। मतलब म्याम्या ऑलरेडी जानती थी कि सॉन्गलैंग विंग का अल्फा बनकर वहाँ जा रहा है और म्याम्या को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि म्याम्या, सॉन्गलैंग और विंग तीनों भी अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो रिलेशन था, उसकी वो तीनों भी रिस्पेक्ट करते थे। और यही रीज़न था कि उन चारों में भी कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही नहीं थी। वही दूसरी तरफ विंग की ये सारी बातें सुनकर वांग जी खुद शॉक हो चुका था। अब उसे फिर से अपनी ही हरकतों पर पछतावा हो रहा था। पर इस पछतावे का फ़ायदा क्या था, क्योंकि विंग पहले से भी ज़्यादा अब वांग जी पर गुस्सा हो चुका था। वही विंग वो वांग जी की तरफ अभी भी गुस्से से देख रहा था। वांग जी का सर फिर से शर्म से नीचे झुक चुका था, पर विंग था जिसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गलती भले ही वांग जी ने की थी, पर उसकी वजह विंग बना था। इसीलिए अब विंग का फर्ज बनता था कि वो इस सारी मैस को क्लियर करे। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली, अपनी आइज़ को बंद करके खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और बाद में वो पीछे पलट गया। शुयांग, शाओ शिनचैंग, म्याम्या और सॉन्गलैंग चारों भी वहाँ खड़े थे। विंग म्याम्या और सॉन्गलैंग के सामने गया और अपनी सिर को झुकाते हुए उन दोनों से अपनी पोलाइट वॉइस में कहा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आज तुम दोनों के साथ इतना सब कुछ हुआ, तुम्हें इतनी एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी। इतना बोलकर विंग ने 90 डिग्री झुककर म्याम्या और सॉन्गलैंग को बो किया। म्याम्या और सॉन्गलैंग दोनों भी विंग की कंडीशन अच्छी तरीके से समझ सकते थे। म्याम्या विंग को समझाने के लिए आगे बढ़ी ही थी, तभी विंग बिना कुछ सुने उस पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने के लिए मुड़ गया था। पर उसे अचानक कुछ और याद आया। वो फिर से पीछे मुड़ा और शुयांग, शाओ शिनचैन के पास गया। उसने उन दोनों की तरफ भी अपनी गिल्टी आई से देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपका इतना स्पेशल डे बर्बाद हो गया। सच में मैं बहुत अनलकी हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ सबकी खुशियाँ छीन लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी ग। इतना बोलकर विंग फिर से मुड़ा और वो बाहर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगा। पूरा पार्टी हॉल शांत था, इवन वांग जी भी, क्योंकि अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर हमेशा वांग जी का यही था। वो पहले गलतियां करता था, फिर बाद में उसे रियलिटी हिट होती थी, बाद में वो खुद पर ही पछतावा करता रहता था और विंग को इन सब चीज़ों में हर्ट कर देता था।
आखिर कब तक विंग वांगजी की इन सारी हरकतों को बर्दाश्त करता रहे। हाँ, माना विंग ने सोंगलैंग को सबके सामने अपना अल्फा कहा था, पर वांगजी विंग से अकेले में भी बात कर सकता था। उसे पूरे पार्टी हॉल के सामने इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, विंग मैंशन से अपना कदम बाहर बढ़ाने ही वाला था, तभी पूरे मैंशन में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सबके कानों में पड़ती है। ये वॉइस स्ट्रॉन्ग अल्फा शू यांग की थी, जो विंग की तरफ देखते हुए उसे गुस्से से कहता है, अपना कदम इस मैंशन से बाहर रखने की कोशिश भी मत करना। शू यांग की ये आवाज़ सुनकर विंग अपने ही जगह फ्रोज हो चुका था। वो पीछे तो नहीं पलटा, पर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग शू यांग की रिस्पेक्ट करता था। इसीलिए उसकी ऑर्डर को डिसओबे करना विंग को सही नहीं लगता था। पर विंग अभी यहाँ रुकना भी नहीं चाहता था। विंग अभी सोच ही रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी फिर से शू यांग अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, मैंने कहा अंदर जाओ अपने रूम में। विंग अभी भी वही खड़ा था। वो ना आगे बढ़ रहा था, ना पीछे मुड़ रहा था। शू यांग जब देखता है कि विंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो खुद विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वो जाकर विंग के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है और विंग की कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है। विंग की आईज पूरी तरीके से नम हो चुकी थी। ऑब्वियसली वो बहुत हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसकी लाइफ में ये 4 पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट थे अभी के वक्त में, और ये 4 पर्सन्स भी उसकी वजह से हर्ट हो चुके थे। इनफैक्ट उसे शू यांग और शाओ शिनचैन से ज़्यादा सोंगलैंग और म्याम्या के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी एक तरह से, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं विंग बन चुका था। शू यांग जब विंग की आंखों में आंसू देखता है, कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हो चुका था, पर उसे अभी खुद को भी कंट्रोल करना था और साथ ही विंग को भी। शू यांग अपनी उतनी ही एंग्री वॉइस से विंग को घूरते हुए कहता है, ऑलरेडी एक गलती कर चुके हो, अपने आप को हर्ट कर चुके हो, जो हम तीनों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। रही बात गलती की, तो तुमने कोई भी आज गलती नहीं की सिवाय खुद को चोट पहुंचाने के, और अभी तुम उसी गलती को सुधारने वाले हो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। सीधा अपने रूम में जाओ, दैट्स ऑल। इतना बोलकर शू यांग विंग को छोड़ देता है। विंग की नज़रें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। शू यांग फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, शिनचैन, इसे रूम में लेके जाओ और इसकी बैंडेज करवाओ, हद से ज़्यादा खून बहा चुका है ये। शिनचैन, जो ऑलरेडी ही विंग के लिए वरीड था, वो विंग के पास आता है और उसे उसके सेकंड हाथ से होल्ड करता है और अपने साथ अंदर की तरफ लेके जाने लगता है। शाओ शिनचैन विंग को अंदर लेके जाता है। जब तक शिनचैन और विंग पूरी तरीके से रूम के अंदर नहीं जाते, तब तक शू यांग उन दोनों पर अपनी नज़रें गड़ा के रखता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि विंग और शाओ शिनचैन रूम के अंदर जा चुके हैं, वो वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शू यांग वांगजी से एक कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था। वांगजी के माउथ से अभी भी हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। शू यांग अपने थंब से वांगजी के माउथ की उस ब्लीडिंग को हल्के से पोंछते हुए कहता है, इस बार चाइना आने का मकसद सिर्फ मेरी और शिनचैन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना नहीं था। मेन रीज़न था तुमसे मिलना। तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लेके आया हूँ, इसीलिए एक बात तो अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम विंग से पागलों की तरह प्यार करते हो और उसी प्यार के चलते तुम विंग को ही हमेशा हर्ट भी कर देते हो। बिना सच्चाई जाने चीज़ों को अपने हिसाब से अज्यूम करके तुम विंग को गलत साबित करने के पीछे पड़े रहते हो। कभी कभी विंग की हालत देखकर
तुम पर हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कभी कभी तुम्हारी ही हालत देखकर तुम पे हद से ज़्यादा दया आती है। कभी कभी सोचता हूँ कि तुमने विंग को हद से ज़्यादा हर्ट करके रखा है, पर जब तुम्हारी सिचुएशन से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि विंग की और खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। विंग एक सुलझा हुआ इंसान है जिससे जाकर अगर तुम डायरेक्टली कुछ भी पूछोगे उसका जवाब वो दे देगा, पर नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ में पता नहीं कौन सा एडवेंचर चाहिए होता है जो तुम हर चीज़ को अपने ही तरीके से सोच लेते हो और उसे विंग के बिना सफाई जाने सच साबित भी कर देते हो। तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारा एंगर इशू, तुम्हारी ये एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज, जेलेसी, ये ना सिर्फ तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है बल्कि विंग की भी ज़िंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है। और अब जो थर्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है वो तुम्हारे बेटे की है। वैसे तुम्हें एक सच बता दूं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भी बाप है। अगर उसमें खून और दिमाग तुम्हारा है तो इमोशंस और प्यार विंग की है। इतनी आसानी से वो तुम्हें माफ़ कर देगा सच जानने के बावजूद, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी वो तुम्हारे साथ है। थोड़ा अजीब नहीं है? आज तक झूठ का पर्दा अपनी आंखों पे डालकर घूम रहे थे, अब तो होश में आओ और सच देखने की कोशिश करो। अपने मॉम डैड का सच, अपने बेटे का सच, अपने ओमेगा का सच और इवन अपने आप का सच। कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है, कौन तुम्हारा बुरा चाहता है, कौन सी गलती तुमने की है, उस गलती की तुम्हें कितनी % सज़ा अभी भुगतनी है, ये सब कैलकुलेट करो और फिर विंग से बात करना, उससे माफ़ी मांगना, और सिर्फ तभी तुम विंग से माफ़ी मांगने के लिए काबिल भी होगे। वरना यही गलतियाँ बार बार अपनी लाइफ में दोहराते हुए तुम ना विंग को खुश रख पाओगे ना खुद को। अगर वो तुम्हारे पास आ भी गया ना अभी के दौर पे, तभी मैं तुम्हें शर्त लगा कर ये कह सकता हूँ कि तुम कल ही उसे हर्ट कर दोगे। इससे बेटर है कि उससे माफ़ी मत मांगो, खुद को सुधारो, खुद में चेंजेस लाओ और वो चेंजेस विंग को दिखाओ। अपनी जेलेसी और इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ो और सिर्फ अपना प्यार उसे जताओ, तब जाकर कहीं वो तुम्हारे लिए सॉफ्ट होगा। और शायद एक वक्त ऐसा आ जाए जब विंग तुम्हारा हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे बहुत कम लगती हैं, पर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, ये सब बातें तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें सच झूठ, अच्छा बुरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सके। तुम पर विंग को, शाओ शिनचैन को, सॉन्गलैंग को, म्याम्या को, इन चारों को गुस्सा आता है, पर मुझे तुम्हें देखकर बस दया आती है। जानते हो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर कदम पे विंग का साथ हम तीनों ने दिया है। वो गिरा तब उसे संभाला, वो रोया तब उसके आंसू पहुँचे, वो उदास रहा तब उसे हंसाया, और जब वो टूटा तब उसे समेटा। पर तुम्हारी लाइफ में एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें संभाल सके, इवन तुम्हें समझ भी सके। इसीलिए शायद तुम्हारे आज ये हाल है। मैं विंग का ही नहीं, तुम्हारा भी हूँ ये समझ के ये एडवाइस मानो और सुधर जाओ। हो सकता है एक कंप्लीट फैमिली तुम भी हासिल कर लो, अपने प्यार को जिसे तुम बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हो वो भी तुम्हें मिल जाए। इतना बोलकर शुयांग वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखता है, उसे पैट करता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। अचानक उसकी नज़र वांगशियान पर जाती है जो लैनी और लैन कुरैन के पीछे छुपा हुआ था, और वहाँ से छुप कर
शुयांग और वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगशियान को देखकर शुयांग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो वांगशियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने सामने लाता है। वांगशियान की हाइट को मैच करने के लिए शुयांग अपने नीज पर बैठ जाता है और वो वांगशियान के फेस पर अपने एक हाथ को रखते हुए कहता है, लिटिल चैम्प, जो तुम कर रहे हो उससे तुम सिर्फ अपने मॉम को ही नहीं बल्कि अपने डैड को भी हर्ट कर दोगे। तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ऑब्वियसली गलत है, उन्होंने गलत किया है, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें तुम्हारे फादर की कोई गलती है। तुम्हारे फादर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हैं और तुम्हारी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। मैं जानता हूँ कि एक वक्त पे तुम्हारे फादर गलत थे, पर अगर तुम आज का उनका प्यार देखोगे तो कल की गलतियों को भूलना थोड़ा आसान होगा। और एक बात, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम सब कुछ सच्चाई जानते हो, ये भी कि तुम्हारी मदर ने कितना सफ़र किया है, या यूँ कहा जाए तुम्हारे बिग बेबी ने कितना सफ़र किया है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हारा रिवेंज लेने का ये आइडिया कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के गलतियों की सज़ा आज तुम अपने बिग बेबी को भी दे रहे हो और साथ ही अपने डैड को भी। तुम्हारे डैड ने भले ही तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिग बेबी के साथ पास्ट में बहुत गलत किया था, पर एक सच ये भी है कि तुम्हारे डैड भी उनके मदर फादर से बहुत प्यार करते हैं, जैसे तुम तुम्हारे बिग बेबी और अभी तुम्हारे डैड से करते हो। अक्सर बच्चे अपने मॉम डैड पर अंधा यकीन करते हैं और अगर उनके कहने पर उनका चाइल्ड कोई गलती करे तो ये गलती उनका चाइल्ड नहीं बल्कि वो खुद करते हैं। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने और ग्रैंड मदर ने तुम्हारे डैड को जो भी कहा उन्होंने भी उस पर यकीन किया। बस यही रीज़न है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बिग बेबी को और तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की। उनका इंटेंशन तुम दोनों को भी हर्ट करने का नहीं था। पर एक बात तुम मुझे बताओ, क्या आज तुम्हारा बिग बेबी तुमसे जो कुछ कहेगा उसे तुम झूठ मान पाओगे? वांगशियान शुयांग की तरफ ही देख रहा था। वो शुयांग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और शुयांग के सवाल का जवाब देते हुए अपने हेड को ना में शेक करता है, जिसे देखकर शुयांग वांगशियान की तरफ प्यार भरी आईज से देखते हुए कहता है, अगर तुम अपने बिग बेबी की हर बात पर यकीन करते हो और अगर आज तुम्हारा बिग बेबी तुमसे कोई झूठ बोल दे तो तुम उस पर भी यकीन करोगे ना? तुम तो नहीं जानते ना कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बिग बेबी ही सही होगा ना। वांगशियान अपने हेड को यस में शेक करता है। शुयांग वांगशियान की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर यही अपने फादर के बारे में भी सोचो। तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने जो भी तुम्हारे फादर से कहा उसे तुम्हारे फादर ने माना और वही सच है ये समझकर तुम्हारे डैड ने कुछ गलतियां कर दी और अब तुम उन्हीं गलतियों की सज़ा देने के लिए इन चारों को भी तंग कर रहे हो। साथ ही तुम अपने बिग बेबी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो। सो अपनी शैतानियाँ बंद करो और जहाँ भी रहना है बस खुश रहो। अपने बिग बेबी के साथ रहना है तो यहाँ रहो, वरना अपने डैड के साथ रहो। पर दोनों के भी लिए अपने दिल में कोई भी मलाल मत रखो और उनसे रिवेंज लेने की कोशिश मत करो। इससे तुम खुद को भी हर्ट कर लोगे और साथ ही अपने बिग बेबी और अपने फादर को भी, और फिर कल जाकर तुम भी अपने फादर की तरह ही पछताओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? वांगशियान अपने हेड को ना में शेक करता है। शुयांग वांगशियान के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, तो जहाँ भी रहो अपने डैड्स को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है?
वांगशियान अपने हेड को यस में शेक करता है। शुयांग वहाँ से उठ जाता है और सीधा विंग के रूम की तरफ निकल जाता है। वांगजी ऑलरेडी शॉकवाहक खड़ा था जब उसे ये सुना कि वांगशियान ऑलरेडी उसका सच जानता है। वही लैनी, लैन कुरैन, जियांग चैंग हर कोई शॉक हो चुका था क्योंकि कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया था कि वांगशियान ऑलरेडी ही विंग का, वांगजी का, इवन लैनी और लैन कुरैन का भी सच जानता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.